नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से है, जहां शासन की ओर से मंदुरी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कवायद काफ़ी दिनों से की जा रही है। पूर्व में हुए सर्वे में 1000 से अधिक घर इसकी जद में आ रहे थे। इसी को लेकर उन गांव के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया था। इसे देखते हुए शासन की ओर से इसे रोककर फिर सर्वे कराया गया। नए सर्वे में अब 155 से 160 घर की इसकी जद में आएंगे, जिस जिला प्रशासन की ओर से इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेक्निकल टीम इस मामले की जांच करेगी। बताते चले कि जनपद के मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, इससे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कवायद 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते इसे रोक दिया गया था। शासन के निर्देश पर हुए सर्वे में 1000 से अधिक घर अधिग्रहण की चपेट में आ रहे थे। कई गांव इस सर्वे में अधिग्रहण की जद में थे। किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्रिया बाग में उनके द्वारा धरना दिया जाने लगा। इसके बाद सरकार ने ज्यादा से ज्यादा गांवों को बचाते हुए फिर से सर्वे का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने नया सर्वे किया। उनके द्वारा इस सर्वे में 4 लेन और बचने योग्य गांव को बचाते हुए किया गया और अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई। नए सर्वे में मात्र 155 से 160 घर ही अधिग्रहण की जद में आ रहे थे। अब जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई सर्वे रिपोर्ट की जांच के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जल्द ही जिले में आएगी और किए गए नए सर्वे की जांच करेगी। आपको बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सरकार ने मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तार किया। अभी यहां से उड़ान शुरू होती उसके पहले ही सरकार ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी। किसानों के विरोध पर विस्तारीकरण रोक दिया गया और 11 मार्च 2024 को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत फ्लाइविंग कंपनी ने यहां से 19 सीटर विमान उड़ाना शुरू किया। लगभग 17 माह तक यह उड़ान हुई। इसके बाद लखनऊ में निर्माण का हवाला देते हुए उड़ान को अगस्त 2025 में बंद कर दिया गया। इसके बाद से फिर यहां से उड़ान शुरू नहीं हो सकी है। सर्वे को लेकर मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने बताया कि शासन की ओर से पुराने सर्वे के स्थान पर नए सर्वे का निर्देश दिया गया था। इसमें हाईवे और घरों को बचाते हुए करने के लिए कहा गया है। इसके लिए सर्वे का कार्य किया गया। रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा चुकी है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर संजीव ओझा, मुख्य राजस्व अधिकारी का, सुनिए। सर, एयरपोर्ट को लेकर क्या है? एयरपोर्ट का लेखपाल और हम लोगों की टीम द्वारा एक प्राथमिक सर्वे हम लोगों ने किया है। तो उसमें सर अब जो मौजूदा समय में क्या नए सर्वे के हिसाब से कितने मकान चुने हैं जो आ रहे हैं? छोटे बड़े सब मिला के लगभग 150 या 155-160 हो सकते हैं। सर्वे करके फिर आप लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी भेजेंगे? मैं वो वहाँ गया है शासन में, फिर उनकी कोई टेक्निकल टीम पास करेगी तब माना जाएगा पास हुआ। अभी खाली मतलब आप लोगों ने यहाँ से भेज दिया है इसको, स्वीकृति जो है शासन के तरफ? आप पहले टेक्निकल टीम इसको चेक करेगी, उसके बाद होगा। मतलब ये काम टेक्निकल काम है ना, ये सिविल लेवल का काम नहीं है, केवल मतलब रेवेन्यू लेवल का काम नहीं है। खबर आजमगढ़ से, जहां 27 साल पूर्व मुबारकपुर में सिया सुन्नी दंगे में हुई एक हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने शुक्रवार को सुनाया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी तारीख निर्धारित की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा नासिर हुसैन ने मुबारकपुर थाने में 30 अप्रैल 1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई। नासिर हुसैन ने अपनी तहरीर में कहा कि उसके चाचा अली अकबर निवासी पूरा खाजा 27 अप्रैल 1999 से लापता थे। अली अकबर के लड़के जैगम ने 28 अप्रैल को गुमशुदगी की सूचना थाने पर दी थी। अली अकबर की सिर कटी लाश राजा भाट के पोखरे से 30 अप्रैल को बरामद की गई। विवेचना में यह पता चला कि मुहर्रम के जुलूस से लौटते समय अली अकबर को सुन्नी समुदाय यानी कि सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हुसैन अहमद निवासी हैदराबाद, मोहम्मद अयूब फैजी, हाजी मोहम्मद सुलेमान, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब सभी निवासी दुल्हनपुरा, अली जहीर नजीबुल्लाह इरशाद निवासी पूरा सोफी, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक, मोहम्मद असद हाजी, अब्दुल खालिक, अफजल अलाउद्दीन दिलसाद तथा वसीम निवासी हैदराबाद को के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा हाजी मोहम्मद सुलेमान नजीबुल्लाह हमीदुल्लाह उर्फ झीनक तथा हाजी अब्दुल खालिक की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से डीजीसी फौजदारी प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा एडीजीसी दीपक कुमार मिश्रा ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में प्रेषित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हुसैन अहमद, मोहम्मद अयूब फैजी, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, इरशाद, मोहम्मद असद, अफजल अलाउद्दीन दिलसाद तथा वसीम को अली अकबर की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिना पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के हरैया निवासी रानू देवी उम्र 35 वर्ष की पत्नी ब्रिजेश कुमार का शव बृहस्पतिवार की शाम घर में फंदे से लटकता मिला। मौके पर पहुंचे मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। उनका कहना है कि बहन की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक तरफ भाई हत्या का आरोप लगा रहे तो दूसरी तरफ पति उसे आत्महत्या बता रहा है। पति का कहना है कि वह रील बनाने की शौकीन थी, उसी चक्कर में उसकी मौत हो गई। रानू देवी का मायका गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ मुस्तफाबाद में है। रानू की शादी वर्ष 2016 में शहर कोतवाली क्षेत्र के हरैया निवासी ब्रिजेश कुमार से हुई थी। बृहस्पतिवार को उसकी संदिग्ध मौत हो गई। पति ब्रिजेश कुमार ने घटना की सूचना मायके पक्ष को दी। घटना की जानकारी मिलते ही भाई विशाल कुमार रानू के घर पहुंचा। विशाल का आरोप है कि उसकी बहन का शव घर के बाहर अंधेरे में रखा गया था। विशाल ने बताया कि फोन पर रानू के ससुराल वालों ने सूचना दिया कि उसकी बहन खाना खाकर सो रही थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब वह बहन के शव को देखा तो उसके गले में फंदे का निशान था। जब पूछा तो ससुराल वालों ने बताया कि पंखे पर साड़ी के सहारे रानू लटक कर जान दे दी थी। इसके बाद दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया, जबकि कहीं पर भी दरवाजा टूटा नहीं। आरोप है कि इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग मुस्कुरा रहे थे। वहीं रानू के पति ब्रिजेश कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी रानू देवी रील बनाने की शौकीन थी और पिछले 4 वर्षों से सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पत्नी को 3 मोबाइल फोन भी खरीद कर दिए थे। घटना के समय वह दुकान पर काम करने गए थे। लौटने पर पत्नी का शव पंखे से साड़ी के सहारे लटकता मिला। नीचे उतारने तक उनकी मौत हो चुकी थी। सर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि एक महिला ने साड़ी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। अभी मायके पक्ष की तरफ से कोई तारीख नहीं मिली है। क्या कुछ कहना है विशाल कुमार मृतका के भाई और ब्रिजेश कुमार मृतका के पति का, सुनिए। क्या आपका है? विशाल कुमार। मृतक क्या लगते हैं आपके? बहन। नाम क्या उनका है? रानू कुमारी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रोहुआ मुस्तफाबाद, पोस्ट मुजफ्फरपुर, थाना गंभीरपुर। क्या हुआ था? सर ये लोग बोले थे कि तुम फोन कल 6:20 पे फ़ोन किया और बोले कि तुम्हारी बहन मर गई है। खा के खाना सो रही थी और मर गई अचानक से। फिर वहाँ पे हम लोग गए थे, फिर अंधेरे में लोग सुलाए हुए थे। हम लोग इसे तार के ये सब देखे तो यहाँ पे फंदा का निशान था। तो फिर बाद में ये लोग बोले कि अपने से खुदकुशी कर ली है। हम लोग दरवाजा अंदर से बंद करके हम लोग दरवाजा तोड़े हैं, फिर उसके बाद उसे नीचे उतारे हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाके देखे तो दरवाजे भी सेफ था, पंखा भी सेफ था और वहाँ पे स्टूल ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिस पे चढ़ के फांसी लगाए।
और अच्छा, जब पहुँचे हैं तो बाड़ी कहाँ पर थी? बाड़ी घर के बाहर थी, अंधेरे में सब सुलाए थे और सभी लोग हंस रहे थे। क्या शंका है कुछ आपको है? शंका है, ये लोग मेरी बहन को बहुत पहले से प्रताड़ित करते थे, उसको बच्चा नहीं था ना, हाँ। तो ये लोग उसे ताना मारते थे, प्रताड़ित करते थे अच्छा। हमेशा। एक बार तो मैं आजमगढ़ का मेला देखने आया था, उसी समय ये लोग मार रहे थे मेरे सामने, पूरा परिवार मिलके। और मेरे जो उनके हस्बैंड जो है मृतिका के, वो और बढ़ावा दे रहे थे कि मारो मारो, और गाली वाली दे रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया, मैं सुबह को अपने घर चला गया। क्या शंका है आपको? शंका है कि ये लोग मेरी बहन की हत्या किए हैं। हत्या की है। जी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हरैया। हम्म? हरैया थाना? थाना कोतवाली। अच्छा, ये जो मृतका हैं ये आपकी क्या है? हमारी मैडम क्या नाम है उनका? रानू देवी। कैसे मौत हुई है? अपने से सुसाइड कर ली। क्या कारण? कारण कुछ नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ था ना। कारण कुछ नहीं, वो अपना रील बनाने के चक्कर में जो भी सब किया। रील बनाने का? रील बना हमेशा रील बनाती थी? डेली रोज का काम था। अच्छा, तो क्या आपके द्वारा या परिवार के द्वारा मना वना भी किया जाता? कोई नहीं। 3 फोन उसको दे रखा था। 3 मोबाइल उसके पास थी रील बनाने के लिए। कौन दिया मोबाइल? मैं दिया था अपने हाथ अच्छा, से। खुद? तो काफी समय से रील बनाती थी? बहुत दिन से, 3-4 साल हो गया। हाँ, तो ये मौत कैसे हो गई? फांसी कैसे लगा फांसी दिया? को अपने से लगाई। अच्छा, अपने से या रील उल बनाने के चक्कर में? चाहे जैसे वो, हम लोग नहीं थे वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे, हम काम कर रहे थे दुकान में। अच्छा, तो कहाँ पे आपकी दुकान है? ठीक बगल में ही है। अच्छा, घर के बगल में? घर के बगल में नहीं, सट्टी में। घर ही में है। खबर आजमगढ़ से। नाबालिग किशोरी को विवाह का झांसा देकर भगाने, ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास तथा 27,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जियनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 मई 2019 की शाम एक नाबालिग किशोरी गायब हो गई। किशोरी के घर वालों ने प्रदीप सिंह पटेल निवासी मकरेपुर थाना जियनपुर पर पीड़िता के अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप सिंह पटेल को 20 साल के सश्रम कारावास तथा 27,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस परिवर्तनकारी पहल का एक अहम उदाहरण उन्नाव में सामने आया है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक एआई सपोर्टेड कैंपस स्थापित किया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एआई आधारित कैंपस स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है। कानपुर लखनऊ रोड पर उन्नाव के SCR क्षेत्र में स्थित यह कैंपस न केवल एआई सपोर्टेड शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में भी तैयार कर रहा है। यह जानकारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर डॉक्टर थीपेंद्र P सिंह ने शुक्रवार को आजमगढ़ शहर के एक होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। इस अवसर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश द्वारा अपने स्कॉलरशिप एवं एडमिशन पोर्टल CUCET 2026 की आधिकारिक शुरुआत की। यूनिवर्सिटी ने इस पहल के तहत छात्र छात्राओं को 50 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की, जिससे एआई रिसर्च और इनोवेशन आधारित उच्च शिक्षा को अधिक व्यापक और सुलभ बनाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर थीपेंद्र P सिंह ने बताया कि CUCET स्कॉलरशिप योजना ने अपने पहले ही शैक्षणिक सत्र में उल्लेखनीय प्रभाव दिखाया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 2000 से अधिक विद्यार्थियों को करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। इससे विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर और आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का दीर्घकालिक लक्ष्य राज्य को एआई आधारित शिक्षा, शोध और तकनीक की नवाचार का वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने जानकारी दी कि एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी ने कुल 68 एआई एनहेंस्ड और इंडस्ट्री ऑन
अलाइंड प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें 40 अंडर ग्रेजुएट, 16 पोस्ट ग्रेजुएट और 12 लेटरल एंट्री प्रोग्राम शामिल हैं। इस अवसर पर डॉक्टर थिपेंद्र पी सिंह ने CUCET 2026 पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी www.cucet.cuchd.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002701 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि CUCET का उद्देश्य फाइनेंशियल बैरियर्स कम करना, एकेडमिक आकांक्षाओं को सपोर्ट करना और प्रदेश के युवाओं के लिए AI बेस्ड शिक्षा व रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। क्या कुछ कहना डॉक्टर थिपेंद्र पी सिंह का, जो कि वाइस चांसलर हैं, सुनिए। क्या सर उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता का? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन्नाव कैंपस के विषय में कि क्या क्या कोर्सेज हम लोगों ने वहाँ पर इस एकेडमिक सेशन में लॉन्च किए हैं और उनमें जो स्कॉलरशिप हम लोगों 50 करोड़ रुपए की दे रहे हैं, उस स्कॉलरशिप को पाने का क्या प्रावधान है, इस विषय में चर्चा करने के लिए आज की प्रेस वार्ता ये है। तो हमने एक पोर्टल जारी किया है आज, जिसकी वेबसाइट है chd.cucet.in। इस पोर्टल पर कोई भी छात्र जो वहाँ पर अध्ययन करना चाहता है और प्रवेश का इच्छुक है, वो इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा करके ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकता है और उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पाए गए उसके मार्क्स के आधार पर उसकी जो स्कॉलरशिप है वो डिसाइड होगी। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेसिकली कहाँ की है, ये उसका कैंपस कहाँ है और हेड ऑफिस कहाँ है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पिछले 13 सालों से मोहाली में इस्टेब्लिश्ड है। इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 है लगातार 3 साल से। ये QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार मैं आपसे बता रहा हूँ। और भारतीय विश्वविद्यालयों में अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी को साथ रख लें तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से NIRF में 19th रैंकिंग पर है और QS रैंकिंग के अनुसार वर्ल्ड की टॉप 2% यूनिवर्सिटीज़ में है। तो ओरिजिनली ये ओरिजिनेटेड है मोहाली से। अब पिछले एकेडमिक सेशन से इसका एक नया कैंपस लखनऊ कानपुर हाईवे पर उन्नाव पर खुला है। तो इसका नाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नाम पर रखा गया है। कितने कोर्सेज में संचालित हो रहे हैं आपके यहाँ? एकेडमिक सेशन 2026-2027 में टोटल 68 प्रोग्राम्स, जिसमें 22 PhD के प्रोग्राम्स हैं और 40 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और बाकी अन्य पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विभिन्न विषयों में, चाहे वो लॉ हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, ये डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर हो, इन सभी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं। जो आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें कितने % मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना तक है इसमें? 15% से लेके 95% तक की स्कॉलरशिप है। आउटस्टैंडिंगली 100% तक भी हम लोग जा सकते हैं। ट्यूशन फीस में है? जी हाँ। तो इसमें प्लेसमेंट क्या है आपके यहाँ, कितना क्या रेशियो इसका है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का प्लेसमेंट हमेशा 95% से ऊपर रहा है। प्लेसमेंट हमारी बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है हमारा। ये वाला कैंपस स्टार्ट करने से ठीक पहले हमने करीब 2 दर्जन इंडस्ट्रीज़ यानी 23 इंडस्ट्रीज़ के साथ ऑलरेडी MOU कर रखा है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कैंपस में रह करके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो हफ्ते भर को आते हैं और चले जाते हैं। कैंपस में रह करके हमारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो जब इंडस्ट्री अपने आप करिकुलम बना रही है, हमारे बच्चों को ट्रेन कर रही है, तो संभावनाएं अपार हैं कि उन्हीं बच्चों को उसी इंडस्ट्री को अपने यहाँ लेना है, जॉब देनी है, एम्प्लॉय करना है। एडमिशन प्रक्रिया क्या है? chd.cucet.in जो पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है आजमगढ़ में, तो उस पर जाकर के कोई भी बच्चा अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। वहाँ उसको कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि किस कोर्स के लिए वो प्रवेश परीक्षा देना चाहता है। वो घर बैठे ऑनलाइन वो प्रवेश परीक्षा दे सकता है। उसमें जो भी मार्क्स उसके आएंगे, उस मार्क्स के आधार पर हमारे यहाँ से उसको कनेक्ट किया जाएगा कि आपने इतना, आप क्वालिफाई हो गए, आपके इतने % मार्क्स हैं। अगर वो
स्कॉलरशिप के रेंज में आता है तो उसको स्कॉलरशिप ट्रांसपेरेंट रूप से बताई जाएगी कि इतनी आपकी स्कॉलरशिप है। अभी कितने बच्चे आपके यहाँ अध्ययनरत हैं और क्या हॉस्टल सुविधा है वहाँ? करीब करीब 2700 बच्चे 40 डिफरेंट कोर्सेज में एकेडमिक सेशन 2025-2026 जब हमने शुरू किया तो इस वक्त अध्ययनरत हैं। करीब करीब 800 बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टल में, जिसमें छात्राएं भी हैं और छात्र भी हैं, दोनों रह रहे हैं। पूर्णतः सुरक्षित कैंपस है। इस बार हॉस्टल की क्षमता बढ़ा करके हम लोग करीब 1200 के आसपास कर रहे हैं, जिसमें करीब करीब 400 छात्राओं के लिए और 800 छात्रों के लिए रहेगा। पर सेमेस्टर आपकी फीस कितनी है? विभिन्न विषयों के लिए भिन्न भिन्न फीस है। आप वेबसाइट पर जाकर के पूरे फीस वहाँ पर डिटेल पड़े हुए हैं। अगर किसी को भी देखना है तो पूरे फीस की डिटेल और वहाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनसे आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितना डिफरेंट है, कम है या ज़्यादा है? फीस लगभग उसी रेंज में है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये देखेंगे कि जो फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, जो हमारी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लैब हैं, जो मैंने कहा कि पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो कि AI ऑगमेंटेड यूनिवर्सिटी है। तो जब AI ऑगमेंटेड यूनिवर्सिटी है, हम हर बच्चे को AI पर हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो हमारी लैब्स भी उतनी ही सुपर पावरफुल लैब होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने दिया है, चाहे वो एप्पल की लैब हो या हाई एंड कंप्यूटिंग सर्वर्स हों, तो वो बहुत ही हाई एंड वाले हैं जो इंडस्ट्री एंडोर्स्ड हैं। तो उसके अनुसार फीस बहुत वाजिब है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप ग्लोबल जॉब की भी इसमें जिक्र किया, क्या है वो? हमारा इंटरनेशनली बहुत बड़ा एक्सपोजर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। करीब करीब 500 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली का कोलैबोरेशन है। अगेन कोलैबोरेशन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक फेस दिखाने के लिए एक एक्सचेंज कर लिया हमने, कोलैबोरेशन हो गया। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑलरेडी करीब 16 विश्वविद्यालयों से कोलैबोरेट कर चुके हैं। तो अगर कोई भी यूजी का बच्चा हमारा पीजी करने वहाँ जाना चाहता है या अंडर ग्रेजुएट का बच्चा कोई भी सेमेस्टर खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में शुक्रवार को थाना दीदारगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चितारा महमूदपुर स्थित मंदिर परिसर में आगामी महाशिवरात्रि मेले के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा की गई। बैठक में ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य, संभ्रांत नागरिकगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपस्थित नागरिकों से मेले के दौरान संभावित समस्याओं, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा संबंधी सुझाव प्राप्त किए गए। अधिकारियों द्वारा सभी को आपसी समन्वय एवं भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने एवं संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का अनुरोध किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा बताया गया कि मेले के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु आवश्यक डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। बैठक के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा थाना दीदारगंज का औचक निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों, शस्त्रागार, मालखाना, हवालात, CCTNS कक्ष एवं परिसर की स्वच्छता आदि का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण एवं कानून व्यवस्था के प्रति सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद पुलिस महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के हरबंसपुर स्थित सर्वोदय महिला PG कॉलेज में प्रगति, स्वाभिमान और सफलता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक शिक्षा निदेशक मनोज मिश्रा रहे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर नदीम, स्टेट कोऑर्डिनेटर मीना मंच, अंशुमान सिंह जिला समन्वयक आजमगढ़, अनिल कुमार चौरसिया DC मऊ, जंग बहादुर सिंह नोडल आजमगढ़ एवं अनीता यादव नोडल मऊ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान एवं सर्वांगीण विकास हेतु सशक्त मंच प्रदान करना था। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि एवं अन्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं रचनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम की सफलता में किरण यादव, सुलभा राय, प्रिया सिंह, सरोज मौर्य, पूजा पांडे, शैलेश सिंह, सुधीर सिंह
कृष्ण कुमार शुक्ला एवं विनोद सिंह का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण एवं प्रतिभागियों के सम्मान के साथ किया गया। सर, आजमगढ़ मंडल में 2026 आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम से किस तरह से बच्चियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए जो भी उन पर छुपी प्रतिभाएं रहती हैं उसमें निखार के लिए मीना मंच का एक विभाग में कार्यक्रम चलता है। इसमें बच्चियों को पढ़ाई के अलावा एक सर्वांगीण विकास के लिए जो जो गतिविधियां होती हैं, मतलब शिक्षार्थ गतिविधियों को उसमें कराते हैं। खास करके बच्चियों को जिन चुनौतियों का सामना समाज में बड़ा करना पड़ता है उनके बारे में अभी अवेयर करना, जागरूक करना, यही हमारे मीना मंच कार्यक्रम का लक्ष्य है। आज भी गाँव में और गाँव तो क्या ये मीना मंच निश्चित तौर पे ये जो बच्चियां होती हैं एक संदर्भ बनती हैं। जाहिर सी बात है, हमारे किसी स्कूल में अगर 100 बच्चियां पढ़ती हैं तो 10-12 ही मीना मंच से जुड़ी होती है। लेकिन जो बच्ची मीना मंच सदस्य होती है वो न केवल अपने स्कूल के सभी बच्चियों को जागरूक करती है बल्कि अपने आसपास गांव के बाकी जो बच्चियां हैं उनको भी मोटिवेट करती हैं। और जो भी सिखाया जाता है उनमें उनका लक्ष्य रहता है कि वो गाँव में भी, मतलब विद्यालय के अलावा भी जो बच्चियां हैं जो जुड़ सकती हैं उनसे, उनको जो भी वो सीख रही है, समझ रही है, उसके बारे में जागरूक करें। धीरे धीरे अगर मीना मंच कार्यक्रम बढ़िया चले, निश्चित तौर पे जो भेदभाव है या जो अभी भी अंतर है वो मिटेगा। मीना मंच क्या मंडल स्तर से? ये जनपद स्तर और मंडल स्तर दोनों का आयोजन है एक साथ। और जो बच्चियां हमारी जनपद स्तर मऊ बलिया जीती हैं वो यहाँ पे आई हैं। यहाँ से बेस्ट मंजूर के 10 बच्चे राज्य स्तर पे जाएंगे, उसके बाद उनको पुरस्कृत किया जाएगा राज्य स्तर। मेरा नाम शुल्भा राय है। मैं कंपोजिट विद्यालय डिलिया में सहायक अध्यापिका हूँ। सतिया ब्लॉक की बालिका शिक्षा नोडल हूँ। इसमें जेंडर जो स्टीरियोटाइप जो अवधारणा हमारे समाज में बनी हुई है, जो कुछ काम लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं, लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं, तो इसी धारणा को दूर करने के लिए आज हमारा प्रोग्राम ये मंडल स्तर पे, जहां जिला मऊ, आजमगढ़ और बलिया तीनों ने प्रतिभाग किया है, इसी धारणा को दूर करने के लिए। किस तरह की धारणाएं आज के समाज में देखी जाती है? जब आज समाज लड़कियां एक से बढ़कर एक काम कर रही है, उसके बाद इस तरह की धारणाएं भी समाज में। देखिए, इसके लिए हमको अपने बुनियादी स्तर से ऊंचा उठना होगा, जिससे हम अपनी भ्रांतियों को दूर कर सके। और इसकी शुरुआत हम अपने स्कूल और अपने परिवार से कर सकते हैं। 3 काम जो महिलाएं कर सकती हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप में नहीं आते हैं, जैसे बच्चे पैदा करना, ठीक है, बच्चों को अपने दूध पिलाना, और महिलाएं, और जो दूसरी चीज हमारी ये है कि महिलाएं अच्छा खाना बना सकती हैं तो पुरुष भी अच्छा खाना बना सकते हैं। महिलाएं बाहर कमा सकती हैं तो पुरुष भी कमा सकते हैं, यानी दोनों को हम इक्वल बराबर ही मानते हैं। और ये अवधारणा समाज को दूर करना होगा कि ये काम पुरुष जो है बाहर कमा सकते हैं, महिलाएं घर के काम देख सकती हैं। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त।
गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवानाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।